एक किताब है जो किसी हिंदुस्तानी ने नहीं लिखी, किसी आरएसएस के संचालक ने नहीं लिखी, किसी बीजेपी ने नहीं लिखी, जनसंघ ने नहीं लिखी, और वो अपने से बहुत पहले लिख के चला गया। हम उस किताब का नाम भी नहीं जानते। उस किताब में हमारे लिए क्या चीज़ ऐसी थी जिससे हमारा तर्क मजबूत होता, हमारी लॉजिक मजबूत होती, ये तो इतनी कोशिश हम कहाँ करेंगे, क्योंकि हम तो बहुत जल्दी में हैं। हमको तो सिर्फ सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाएं, इतना ही हमारा एजेंडा है। वो किताब दो अंग्रेज ब्रदर ने लिखी थी। उस किताब का टाइटल तो इस देश में बहुत चर्चित है, लेकिन पढ़ने लिखने का काम नेताओं का वैसे भी नहीं है और पढ़ते पढ़ते हैं नहीं वो। और समाज में जब सुनी सुनाई बातों की बात हो जाए तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्होंने कहा था, वो उन्होंने ही चाहे, आज तक पता नहीं चला कि उन्होंने कहा था, लेकिन वो चलता रहता है। एक किताब है, उसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। दो अंग्रेज ब्रदर्स ने लिखी है, एक का नाम है लैरी, दूसरे का नाम है डोमिनिक यू। बहुत अवार्ड उस किताब को मिले, बहुत मोटी किताब है। उस किताब के पेज नंबर 631 के चौथे पैराग्राफ में एक बात लिखी हुई है। मैं वो बात वहां से शुरू इसलिए करना चाहता हूं ताकि आपको आज की बात समझ में आ जाएगी, फिर आपको आसान लगेगा कि ये मैं जो कहना चाह रहा हूं वो कहां से मैंने शुरू किया है और कहां मैं ले जाना चाहता हूं, इसलिए वो आसान हो जाएगा। उस किताब के पेज नंबर 631 पे 4th पैराग्राफ पे एक घटना है। उस घटना से आप कितनी चीजों को जोड़ के देखें अगर आप, तो उस नतीजे पे पहुंचे जहां मैं पहुंच चुका हूं। और अगर आप किसी और जगह पहुंचना चाहते हैं तो आप पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको फैक्ट पे जाना होगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आपका मन नहीं करता इसलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। उस किताब के पेज नंबर 631 पर उन दोनों ब्रदर ने दिल्ली जब वो आए तो उन्होंने एक महिला से बात की, और पता नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि इतने हजारों लोगों में वो महिला कहां से मिली उनको, या वो महिला मिली, या वो महिला गई, या उसको भेजा गया। आई हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेकिन मैं अपने जो तार जोड़ता हूं उससे मुझे लगता है कि ये सामान्य बात नहीं है, जिसको हम इतना सामान्य समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसमें आपको पता होगा कि 20 जनवरी एक घटना घटी भारत के इतिहास में, किसी को याद है? 20 जनवरी को क्या हुआ था? 20 जनवरी को गांधी जी दिल्ली के बिरला मंदिर में, जो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा जितना बड़ा ये हॉल है, उस मंदिर के अंदर रोज की तरह प्रार्थना कर रहे थे। देश बट गया था, लाशें यहां से लेके पाकिस्तान तक थी। एक आदमी बहुत गुस्से में था, बहुत हॉस्टाइल था। उसको बस ये मिल गया कहीं से कि ये जो विभाजन हुआ है, ये जो है ये गांधी के कारण हुआ है। उसके हाथ में कोई एक हथगोला उसको कहीं मिला, सुतली बम समझ लीजिए। अब वो पटाखे वाला भी बम हो सकता था, आई डोंट नो, बट ऐसी था, उससे कुछ डैमेज नहीं होना था। तो दिल्ली आया, और इस घटना से मात्र एक दिन पहले दिल्ली का पुलिस कमिश्नर जो रिटायर हो गया था, उसको एक्सटेंशन दिया गया। एक्सटेंशन देने के बाद उसने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि गांधी की हत्या करने के लिए 7 नाम उसने गिनाए। ये 7 लोग दिल्ली में मौजूद हैं और उनकी हत्या करने आए हैं। एक सामान्य नागरिक के तौर पर 1946 और 47 के गांधी जी का कद बहुत बड़ा था। एक पुलिस कमिश्नर दिल्ली में नाम बता रहा है, कह रहा है कि वो दिल्ली में मौजूद है, लेकिन गांधी जी की सुरक्षा में एक कांस्टेबल नहीं लगाया। नाम तो बता दिए और ये कहा कि वो आए हैं और वो दिल्ली में हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, वो सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। मदनलाल पाहवा नाम का एक आदमी था जो बहुत हॉस्टाइल था, उसके पूरे घर वालों को जला दिया था पाकिस्तान में। उसको कहीं पता चला कि गांधी, अरे तो एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी होता है, गुस्से में होता है, उसको कहीं कोई ऐसा, उसने ऐसे करके फेंका तो बाउंड्री जो बिरला मंदिर की थी उस पर हुआ और एक धम से धमाका हुआ और एक आध ईंट टूट गई, खबर इधर उधर हो गई। पूरे देश में यह खबर फैली कि गांधी पे हमला हुआ है और चारों तरफ प्रार्थना होने लगी।
बात आई गई होगी, एक भी कांग्रेस का बड़ा या बौना लीडर नहीं मिलने गया। एक महिला उससे मिलने जाती है और उस महिला का इंटरव्यू लैरी और डोमिनिक क्यू 3 लाइन का इंटरव्यू पेज नंबर 631 पे छापते हैं और वो चला जाता है। और 10 दिन के बाद गांधी की हत्या हो जाती है और पूरे देश में चारों तरफ मातम छाया, वो गांधी की हत्या हो गई, गांधी की हत्या हो गई। और आज तक कोई ये बता नहीं पाया, एक पकड़ लिया उन्होंने कि इसने की थी, काम खत्म हो गया, आगे बढ़ गई बात। मैंने यहां से अपनी बात शुरू की है, मेरी बात को सिर्फ धैर्य के साथ सुन लीजिएगा। मैं कुछ उसके बाद के तथ्य रख रहा हूं जो मेरे और आपके सामने हुए हैं, और इस पर चर्चा मैंने समाज में नहीं देखी कभी। हो गया, अच्छा अच्छा ऐसा हो गया, बस खत्म। और चीजों पे हमें बहुत चर्चा करनी है, फालतू चीजों पे इतनी चर्चा करनी है कि पूछिए मत, घंटों महीनों। उस घटना से मैं आगे बढ़ के आपको कुछ डेट्स हैं, कुछ इवेंट्स हैं, मैं सिर्फ डेट और इवेंट घटना रखूंगा और नतीजे पे आप पहुंचिएगा। मेरा कोई मकसद नहीं कि किसी को मैं मलाइन कर रहा हूं। 25 फरवरी 1968 को राजीव गांधी की शादी हुई। मैंने अपना आर्गुमेंट बिल्टअप करने के लिए डेट ध्यान से रखी है। इंटरप्रिटेशन कुछ भी हो सकती है, डेट इनकरेक्ट नहीं होनी चाहिए। राजीव गांधी की शादी से 19 जून 1970 को दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कारक पैदा हुआ। 22 जनवरी 1972 को उनके घर में एक बेटी पैदा हुई, जो इस समय 48-49 साल की उम्र में जब भी उससे कोई ये पूछो कि आप अपने बारे में 2 ऐसी खासियत बताइए जिससे आप ये बता सके कि आप गांधी पर, तो कहती है मेरी नाक इंदिरा से मिलती है और बाल इंदिरा से मिलते हैं, इसके अलावा कोई चीज उसके पास नहीं है। फिरोज गांधी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उसमें। 23 सितंबर 1974 को संजय गांधी की शादी हुई। 13 मार्च 1980 को उनके घर में वरुण गांधी पैदा हुए। 23 जून 1980 को रोज की तरह संजय गांधी सफदरजंग फ्लाइंग क्लब में उत्तर प्रदेश के शहर इटावा के एक लॉर्ड स्क्वाड्रन लीडर सक्सेना के साथ रोज वो एरोप्लेन उड़ाने जाते थे। उस दिन वो गए, उनका एरोप्लेन ऊपर गया और एक धमाका हुआ और उसमें मिस्टर सक्सेना जो एटा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे और संजय गांधी की मौत हो गई। आज तक एक भी कमीशन नहीं बना है, 1 मैन इंक्वायरी तक नहीं हुई है उसके ऊपर। और उसके बाद 31 अक्टूबर 1984 को उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का इंटरव्यू लेने के लिए 2 विदेशी टेलीविजन आए हुए थे और उस वक्त ये वाला प्रधानमंत्री निवास नहीं था, सड़क के आमने सामने था। एक सफदरजंग पे वो रहती थी और सामने ही ऑफिस था। आज तक कोई ये बता नहीं पाया कि इंदिरा गांधी का इंटरव्यू 9:30 पे फिक्स था, तो फिर घर के निवास में से किसने उन विदेशी टेलीविजन वालों से कहा कि मैडम 15 मिनट लेट आएंगी, और मैडम 15 मिनट लेट जाती हैं। इत्तेफाक से उनकी सुरक्षा में और भी लोग थे, 2 सिख भी थे। जिसने गोली चलाई उसको दूसरे गार्ड ने मार दिया। बात खत्म हो गई। देश में कुछ लोगों ने यह बता दिया कि हम बहुत बड़े हिंदू हैं और उन्होंने सिखों के खिलाफ दंगे किए और मारे गए। तो जो एक मार्शल रेस आपके ही शरीर से निकली हुई संतान थी जो सिख बनी, उसको आपने बैठे बैठाए टूल बन करके अपने से अलग कर दिया। और उसके बाद इंदिरा गांधी की बात खत्म हो गई और 31 दिसंबर 1984 को राजीव गांधी को देश के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई और वो 89 तक प्रधानमंत्री रहे। और इस बीच 21 मई 1991 को इस बीच में श्रीलंका के अंदर जो भारत ने अपनी फौज भेजी थी वहाँ के तमिल्स को बचाने के लिए, IPKF, उसके कारण वहाँ के एक पार्टी नाराज थी, उसके कार्यकर्ता नाराज थे। कोई 9 सभाएं उस चुनाव में राजीव गांधी ने की, उसमें से 7 सभाओं में एक महिला उनके साथ थी और आखिर की 2 सभा में नहीं थी। और उसी सभा में एक बॉम्ब स्क्वाड कहते हैं तमिल वहाँ पर श्रीलंका में, एक धनु नाम की महिला थी जो लिट्टे की थी।
उसके शरीर पे बेल्ट थी, उसने राजीव गांधी के पैर छुए और बटन दबाया तो बम का धमाका हुआ और राजीव गांधी के चिथड़े उड़ गए और बात खत्म हो गई। आज तक कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है, कोई कमीशन नहीं उठा है, उसमें ढूंढा नहीं गया। बस ये कह दिया वो तमिल टाइगर्स जो थे वो नाराज थे इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन जिन लोगों ने मारा उस समय सरकार ने उनको पकड़ा, जेल में रखा, लेकिन ये समाज ने नहीं पूछा कि जिस महिला के साथ जो लोग शामिल थे, जिन्होंने बाकायदा उसको ये प्रोवाइड कराया कि वो यहाँ कितने बजे पहुँचेंगे, यहाँ कितनी देर के लिए खड़े होंगे, मिनट टू मिनट इन्फॉर्मेशन दी, वो भी तमाम सारे लोग उसके ग्रुप के थे, उनको आजीवन कारावास सरकार ने सुनाया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया एक महिला के मन में ये दया कहाँ से आ गई। उनका पति हो सकता है, उनके पति पे सवाल नहीं है, लेकिन राजीव गांधी एक प्रधानमंत्री के रूप में मारे गए थे, तो यह अधिकार उनको नहीं किसी ने दे दिया है कि आपके पति थे इसलिए आपने ये अर्जी लगाई कि इनको माफी दे दी जाए और सबको माफी दे दी गई, सब श्रीलंका चले गए। इस पे सवाल नहीं उठा। और उसके बाद में श्री पेरुम्बदूर में उनकी हत्या हुई और 21 जून 1991 को 1991 को राजीव गांधी फाउंडेशन बना। ये जो हमारे यहां एक स्टेटमेंट अक्सर आपने देखा होगा, डीप स्टेट, सुना है ना आपने आजकल बहुत सुंदर, डीप स्टेट। ये डीप स्टेट क्या होती है? ये अमेरिका में भी है, सब जगह है। ये डीप स्टेट स्टेट के शत्रुओं को संवैधानिक पॉइंट से कानून के तहत उनको मार नहीं सकती, इसलिए एक डीप स्टेट होती है जहां ऐसे लोगों के मौजूद होते हैं जो उनको एलिमिनेट कर देते हैं और वो करके चले जाते हैं, पता नहीं चलता है, काम खत्म हो जाता है। तो आज आप जिस डीप स्टेट को समझ रहे हैं, डीप स्टेट उस वक्त भी थी। और उस वक्त जब राजीव गांधी की हत्या हो गई, 21 मई को उनकी हत्या हुई है और 21 जून को राजीव गांधी फाउंडेशन बना। उसमें बाकी सब ऐसे ही हैं, लेकिन एक आदमी महत्वपूर्ण है और वो इसमें भारत में नहीं है। ना आप उसका नाम जानना चाहते हैं, ना आप, मैंने वही कहा, जितनी मनोहर कहानियां पढ़ के आप दुनिया भर की बात करते हो, अपने सामने की चुनौतियों को जान जाओगे तो अगली जनरेशन को बता पाओगे कि यहां यहां ये ध्यान रखना, ये ऐसा हो चुका है। लेकिन हम पढ़ते नहीं, बताते नहीं, सुनी सुनाई दो इधर का तोड़ा उधर जोड़ा और चले जाते हैं। उसमें एक आदमी है जो भारत में नहीं है इस समय। गैस कर सकते हैं कौन नाम है? उसका नाम, यस यू आर राइट, उसका नाम है सैम पिट्रोडा। वही सोना बाने वाली मशीन को जगह जगह घुमाता है पूरे अमेरिका में। वो वहां यहां नहीं है, लेकिन आपको इसके अंत में लगेगा कि अभी ये तो आपके आंखों की कहानी है। राजीव गांधी का भी मैं समझता हूं समय काफी निकल गया इसलिए नहीं होगा। इन 3-4 चीजों के बारे में कोई जवाब नहीं है और किसी अखबार ने नहीं छापा। बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं, सुबह से लेकर शाम तक ज्ञान बांटते क्रांतिकारी होने का। समाज को सही इंफॉर्मेशन, मैं कह रहा हूं विचार मत दो, इंफॉर्मेशन तो दे दो यार। इंफॉर्मेशन नहीं कोई दे रहा। 19 नवंबर 1994 की घटना है। यह फिर पुरानी घटना है, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं जो अभी की घटना है वो बताता हूं मैं आपको। 1994 में देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति हरमंदिर साहब में पूजा करने गए। उनका नाम था ज्ञानी जैल सिंह। हरमंदिर साहब ने, उन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा कि मैं बहुत चुप रह लिया, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मेरे पास बोफोर्स घोटाले में सारे लोगों के नाम हैं, मैं सार्वजनिक करूंगा। हरमंदिर साहब से निकले और एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ द राष्ट्रपति, एक बार जो राष्ट्रपति होता है या एक बार जो प्रधानमंत्री होता है, जब तक वो जीवित रहता है उसको सुरक्षा के सारे प्रोटोकॉल रहते हैं उसके साथ में। राष्ट्रपति अगर प्रोटोकॉल में रहेगा तो उसकी गाड़ी प्रूफ होगी, उसके साथ 24 घंटे हाईटेक एक एम्बुलेंस चलेगी। और ज्ञानी जैल सिंह के साथ ना उस दिन एम्बुलेंस थी, ना हाईटेक सिक्योरिटी थी, सिर्फ सीआरपीएफ के कुछ लोग थे और सामने से एक ट्रक ने टक्कर मारी
और ज्ञानी जैल सिंह अधमरी हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हुए और 10 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज तक उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। और उसके बाद में 11 जून 2000 को उत्तर प्रदेश के शहर गाजियाबाद के पास एक छोटी सी जगह है, वहां से एक आदमी जिसने एयरफोर्स से अपना इस्तीफा दिया, युवा थे, पढ़े लिखे थे, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और वो देश के गृह मंत्री बने। उस गृह मंत्री, वो युवा थे और एक पोटेंशियल पीएम के कैंडिडेट थे। उस आदमी का नाम था राजेश पायलट। राजेश पायलट अपनी गाड़ी से, कार से निकले हैं राजस्थान के लिए। बीच रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और राजेश पायलट की मौत हो जाती है। आज तक किसी ने पूछा नहीं कौन लोग थे, पकड़े गए नहीं पकड़े गए, एक दुर्घटना बताई और वो आगे चले गए। और उसके बाद में 16 अप्रैल 2001 को इस घटना से वर्तमान के आज के युवा को पता चल जाएगा। ये शुरू की जितनी बातें हैं वो ऐतिहासिक हैं, लेकिन ये मेरे और आपके सामने की घटना है, इसलिए आप किस नतीजे पे पहुंचते हैं ये आप तय करें। मैं सिर्फ आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। 16 अप्रैल 2001 को रॉबर्ट वाड्रा की बहन मिशेल वाड्रा दिल्ली से कार में निकलती हैं, एम्बेसडर गाड़ी में। उनके साथ में एक महिला है। आज तक यही बताया गया कि उनके साथ में एक अज्ञात महिला थी। दिल्ली से निकली हैं, राजस्थान के शहर अलवर की बिहोर तहसील के पास पहुंची हैं। कार में धमाका हुआ, रॉबर्ट वाड्रा की बहन और वो अज्ञात महिला समाप्त। ना कोई इस पे कमीशन बैठा, ना इस पे कोई चर्चा हुई, और मीडिया का आपको उस समय का हाल पता है। और सब लोगों ने कहा नहीं, वो उसको एक दुर्घटना बता के बात समाप्त कर दी। और 30 सितंबर 2001 को कांग्रेस पार्टी का एक ऐसा लीडर जो रॉयल परिवार से आता था, पोटेंशियल कैंडिडेट था पीएम का, उनका नया जहाज था। उस घटना को मैं इसलिए नहीं भूल सकता कि मेरे उसमें 4 मित्र बैठे हुए थे। नया हेलीकॉप्टर था, बहुत ही बेहतरीन इंसान थे। वो नए हेलीकॉप्टर में दिल्ली से उड़े। दिल्ली से निकल के उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा क्रॉस की। सीमा क्रॉस करके जो मैनपुरी नाम का एक शहर है उसके ऊपर पहुंचे। उनके उस नए हेलीकॉप्टर में एक धमाका हुआ और माधवराव सिंधिया के चिथड़े उड़ गए। आज तक किसी ने नहीं पूछा कि इसकी कोई इंक्वायरी है, कैसे हुआ, नहीं हुआ। नहीं, यहाँ तो चींटी के मरने पे और बकरी के मरने पे इंक्वायरी कमेटी बैठ जाती है और लोग आगे बढ़ गए। और 2003 में प्रियंका गांधी के देवर रॉबर्ट वाड्रा के भाई राजेंद्र वाड्रा। आप सोचो कि हिंदुस्तान की सबसे ताकतवर परिवार की बात है। ये इसलिए बताना जरूरी है कि आप समझें कि आपके सामने चुनौतियां, पाकिस्तान है अपनी जगह है जिसके लिए सेना है, जो समाज के सामने चुनौतियां हैं वो आप ही के बीच में से हैं। और इसको नहीं जानेंगे तो आप फिर यही गलती करेंगे। उनके भाई दिल्ली के टिपिकल एक मिडिल क्लास होटल में उनकी लाश मिली। कोई चर्चा सुनी आपने? 2-4 अखबारों में आई, कहीं टेलीविजन पे हुआ, कुछ नहीं हुआ। राजेंद्र वाड्रा की एक छोटे से कमरे में, जहां लोग व्यापारी आधे घंटे के लिए रुकते होंगे, बस इतने ही, एक रात रुकने वाले, वहां उनकी लाश मिली। आज तक कोई उस पर इंक्वायरी नहीं हुई और बात खत्म हो गई। इसके बाद में दिल्ली से एक मैगजीन निकलती थी। ये कहकर मैं उन विषय पे आऊंगा जिसके लिए आपने मुझे बुलाया है। अभी वो विषय मैंने लिया नहीं, अभी मैं आपका पेशेंस टेस्ट कर रहा हूं। इसलिए दिया मैंने तथ्य कि जो लोग यहां बैठे हैं, क्योंकि ये फैक्चुअल चीज है, ये आपको पता रहनी चाहिए, तो आप कभी पूछ भी सकते हो, इस पे चर्चा भी कर सकते हो। दिल्ली से एक ऐसी मैगजीन निकलती थी, उसके एडिटर बहुत रॉयल फैमिली के थे और वो कांग्रेस के नजदीक भी थे, इन सेंस कि वो ऐसा नहीं था कि आपके खिलाफ थे, लेकिन इतना बड़ा आदमी था वो। बहुत उनकी डेथ हो गई। उनको लोग विनोद मेहता के नाम से जानते हैं। एक मैगजीन निकलती थी, उसका नाम था आउटलुक। इतना उस आदमी का करेज देखिए कि मुरादाबाद से रॉबर्ट वाड्रा के पिता को बुलाया। तो उन्होंने, वो बड़े घबराए हुए थे, तो उन्होंने अपनी संबंधों से उनको बुला करके, सिक्योरिटी लेकर के बुलाया और दिल्ली के सफदरजंग इलाका है जहां से वो मैगजीन निकलती थी, अपने ऑफिस बुलाया, उनको बिठाया और उनसे कहा कि मैं सिर्फ आपसे, आप घबराइएगा मत, मैं जो सवाल पूछूंगा आप उसका बेधड़क जवाब दीजिएगा।
आउटलुक मैगजीन के एडिटर ने 1 घंटे तक राजेंद्र वाड्रा का इंटरव्यू लिया, और जब वो भावुक हो गए तो उस भावुकता में उन्होंने जो बोला उसी को उन्होंने अब उस इंटरव्यू की हेडलाइन बनाया। हम सब ने, कितनों ने पढ़ी नहीं पढ़ी, वो हमारे पास आज भी रखी हुई है। ऐसी रद्दी इकट्ठी करने के चक्कर में घर से रोज इस कमरे से उस कमरे निकाल दिया जाता हूं मैं। वो मैगजीन आज भी मेरे पास है, और जिन लोगों को डाउट हो वो यूट्यूब पे जाके ढूंढ लें, अवेलेबल मौजूद है। उस पूरे इंटरव्यू लेने के बाद राजेंद्र वाड्रा ने जो इंटरव्यू का हेडलाइन दी, जिससे हेडलाइन बनाई है, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो मैं आपके सामने तथ्य रख रहा था वो क्या थे। अंग्रेजी में हेडलाइन है उनके इंटरव्यू की, आई डोंट स्केर्ड ऑफ एनी इटालियन माफिया। हिंदी में उसका तर्जुमा है कि मैं किसी इटालियन माफिया से नहीं डरता। ये उन्होंने जो 2 पेज 4 पेज का इंटरव्यू दिया, उसकी हेडलाइन बनाई। 3 दिन बाद दिल्ली में सड़क के किनारे उनकी लाश मिली, कोई चर्चा नहीं हुई इस देश के अंदर। तो जिस परिवार को आप सामान्य समझ रहे हो, वो सरकार के लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर रहे, इसका अंदाजा नहीं है।